नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी न्यूज 24। टीवी टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश नायडू ने उलझा दिया। नीतीश नायडू ने उलझा दिया मोदी के साम्राज्य को। एनडीए में खेल आखिरी दौर में। इस पर हम लोग जरा विस्तार से समझेंगे, क्योंकि हर एक वक्त और हर दिन राजनीति एक अलग दिशा तय कर रही है और हर एक पल मोदी सरकार संकट में है। इस बात को मानिए अब दर्शक, क्योंकि अगर नहीं रहती तो इतना कुछ छिपाने की जरूरत नहीं पड़ती और मीडिया से गुणगान करवाने की भी इस सरकार को जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आप दर्शक इस बात को भी मानिए कि इस देश की सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई इस देश का है तो वह इस देश की मीडिया है, जो सबसे बड़ी दुश्मन के तौर पर मीडिया है। और दूसरा नीतीश और नायडू, इन दो लोगों ने इस देश का पूरा सत्यानाश करके रख दिया और देश को इस हालत में पहुंचा दिया। लेकिन चर्चा इन्हीं की होती है। लेकिन जिस मीडिया का काम था इस देश के मुद्दों को उठाना, उसने तो नहीं उठाया, वह बिक गई। लेकिन अगर जो हाल के मुद्दे चल रहे हैं उस पर एक हफ्ते मीडिया अगर ईमानदारी से बात कर दे तो यह सरकार आपको कहीं नजर नहीं आएगी। मोदी नजर नहीं आएंगे। और मोदी तो एक 24 घंटे में इस्तीफा देकर के भाग जाएंगे अगर मीडिया अपना काम कर दे। 24 घंटा, जैसे मनमोहन सिंह के समय काम कर रही थी। लेकिन उससे आप उम्मीद मत कीजिएगा, क्योंकि वह आपकी उम्मीदों पर खड़ी नहीं उतरेगी। किसी भी उन मुद्दों पर चर्चा नहीं करेगी जो आपके मुद्दे हैं, बल्कि सरकार के झूठे सपनों को इतना बढ़ा चढ़ा करके दिखाएगी कि आप उसे सच समझने लगेंगे। लेकिन इस बीच जो पावर गेम चल रहा है देश के अंदर राजनीतिक दलों का, वह बड़ी चौंकाने वाला है। जैसा मैंने कहा कि नीतीश नायडू ने उलझा दिया। नीतीश नायडू ने उलझा दिया मोदी के साम्राज्य को। मोदी साम्राज्य को अपने जिस तरह साम्राज्य क्या, भीख में मिली कुर्सी और डिग्री पर सवाल, विदेश नीति फेल, कूटनीति फेल, राजनीति फेल, युवा बेरोजगार। वह सरकार है कोई? उस सरकार को कोई सरकार मानेगा? लेकिन मानना पड़ेगा। यह लोकतंत्र और संविधान कहता है कि जो चुन के आया है, चाहे वोट चोरी से हो चाहे कैसे भी, आपको मानना पड़ेगा। लेकिन यह सब चीजें बाद में। नीतीश नायडू ने उलझा दिया कैसे, इस पर जरा गौर डालिएगा। नीतीश इस वक्त यात्रा पर हैं बिहार के, और 24 घंटे में अब यात्रा उनकी समाप्त हो जाएगी। आज मुजफ्फरपुर में उनका डेरा है। ऐसे में नीतीश कुमार, पिछले दिनों मैंने जो खबर बताई थी कि मिशन 122 को कंप्लीट कर लिया, हुआ तो है, लेकिन ललन सिंह को अल्टीमेटम बहुत दे दिया है उन्होंने। और ललन सिंह नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पे चल रहे हैं। ऐसे में आरसीपी सिंह की एंट्री जो हो रही है जेडीयू के अंदर, वह मोदी और शाह के लिए तो संकट है ही, ललन सिंह और संजय झा के लिए उससे भी बड़ा संकट है कि इनका जो ब्रांड था ना जेडीयू, वह ब्रांड इनका धाराशाह हो जाएगा। क्योंकि आरसीपी सिंह और ललन सिंह में सब कुछ सामान्य नहीं है। ललन सिंह के षड्यंत्र का शिकार हो गए थे आरसीपी सिंह, जो जेडीयू छोड़ करके उन्हें जाना पड़ा, और उसी आरसीपी सिंह को अब नीतीश कुमार ने हरी झंडी दे दी। अब ऐसे में मनीष वर्मा और आरसीपी सिंह को अगर पार्टी की कमान और जिम्मेदारी सौंपने की बात हो, चर्चा चल पड़े, तो संजय झा और ललन सिंह का चरित्र उजागर तो होगा ही और गुस्सा फूटेगा ही, क्योंकि इनके जुमले तो नहीं चले, इनके स्लीपर सेल का पर्दाफाश हो गया। लेकिन बात यहीं पे नहीं रुक रही है।
अब चर्चा इस बात की हो गई कि जब जब जेडीयू की जिम्मेदारी नीतीश कुमार ने किसी को दी है, तब तब पलटी मार दी है और 11वीं बार जिम्मेदारी नीतीश कुमार अब देने जा रहे हैं किसी और को। इस वक्त खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नीतीश कुमार। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के उलझ सी गई है, लेकिन बड़ी आराम से और बहुत ही सोच समझ करके नीतीश जो विपक्ष के साथ सरकार बनाने का लिए अग्रसित हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए समस्या यह है कि इस वक्त अगर राजनीति से दूर हुई भाजपा या नीतीश ने छोड़ा, तो वह केंद्र की सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं है और कहीं ना कहीं यह सब कुछ केंद्र सरकार के मद्देनजर ही यह सब किया जा रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी को कई राज्यों में नुकसान पहुंचेगा। और पश्चिम बंगाल चुनाव के पहले अगर सब कुछ हो गया, 28 जनवरी से पार्लियामेंट सेशन चालू होने जा रहा है, तो फिर पश्चिम बंगाल जीतना तो छोड़िए, जो कुर्सी संकट में जाएगी, नेताओं को खुद को बचा पाना मुश्किल हो जाएगा। बोलना, भाषण देना तो अलग की बात है। ऐसे में मोदी सरकार कहीं ना कहीं उलझती नजर आ रही है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू की परिस्थितियां अलग हैं। नीतीश कुमार को तो टूटने का भी डर है और उन्हें तोड़ने की कोशिश भी की गई, और नीतीश कुमार का यह आखिरी कार्यकाल है राजनीतिक कैरियर का। इसके बाद वह मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे, तो उन्हें जिम्मेदारी किसी को भी देनी है तो ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी देनी है जो स्लीपर सेल ना हो, जेडीयू को मजबूत करने के लिए काम करे, दूसरे में समाहित होने की नहीं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू की तो केंद्र में राजनीति करने की, जबकि नारा लोकेश चंद्रबाबू नायडू के बेटे ने कह भी दिया है, पहले ही उन्होंने कह दिया था कि चंद्रबाबू नायडू केंद्र की राजनीति में जाएंगे, और चंद्रबाबू नायडू ने यह इच्छा जता दी है कि वह अपने बेटे नारा लोकेश को प्रदेश का कमान सौंप करके, यानी मुख्यमंत्री बना करके, वह केंद्र की राजनीति करना चाहते हैं। ऐसे में मोदी का उलझना तो निश्चित है, इस बात में से कोई इंकार नहीं कर सकता। और साम्राज्य जो है, कहा जाता है कि कुर्सी को साम्राज्य समझते हैं मोदी, उसी साम्राज्य की लड़ाई होती है कि कौन उत्तराधिकारी होगा। अब उत्तराधिकारी होने लगे प्रधानमंत्री की कुर्सी का, सोचिए। अब ऐसे में मोदी के लिए संकट आंध्रा और बिहार से ही नहीं, महाराष्ट्र से भी है, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे अब भारतीय जनता पार्टी के सुनने के लिए तैयार नहीं है, और एकनाथ शिंदे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से दूरी बना करके उद्धव ठाकरे की तरफ शरणागतम होते जा रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र बीएमसी के अंदर लॉटरी का खेल खेला गया, और लॉटरी के खेल में जो SC ST कोटा था उसे गायब कर दिया गया। फिर नंबर गेम पर आ गया, और वह नंबर गेम भी अब भारतीय जनता पार्टी का बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे अब कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे से हाथ ही मिलाते हुए नजर आ रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक संकट पैदा कर सकता है। इसमें कहीं भी अजीत पवार का नाम नहीं आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के साथ जाने के बाद अजीत पवार के अस्तित्व पर आ जाएगी और वह भाजपा के दामन छोड़ देंगे। ऐसा कि अजीत पवार ने कई बार कह भी चुके हैं कि अब हमें एनडीए में नहीं, अब हम घर वापसी करेंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र की सरकार भी बहुत बड़े संकट में उलझती और फंसती हुई नजर आ रही है, जिससे सीधा मोदी की कुर्सी पर संकट गहराएगा, क्योंकि 8 सांसदों का दूर होना और 100 विधायकों का महाराष्ट्र से दूर होना महाराष्ट्र की सरकार से लेकर के केंद्र सरकार तक प्रभावित करेगा। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अगर जिस कदर वह खेल खेल रहे हैं, जिस तरह चाणक्य नीति चल रहे हैं, जिस तरह चक्रव्यूह बिछा रहे हैं, वह उसमें भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से फंसती हुई नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी के होश उड़े हुए हैं। ऐसे में नीतीश नायडू के पावर गेम ने, जो पावर गेम अपने अपने हाथ में पावर पाने का जो गेम चल रहे हैं, उसके अंदर मोदी शाह के सपनों को तोड़ दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपना खुद का सत्ता मानती है।
जबकि चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि एनडीए की सरकार है और इस सरकार का मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनना चाहिए एनडीए का, ताकि कोई बात हो तो डिफेंस सभी कोई करे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो खुद की सत्ता चला रही है, समर्थन एनडीए का, और कोई भी सहयोगी दल खुश नहीं है। हर किसी के मांगों को और हर किसी के विचारों को नजरअंदाज करके मोदी और शाह की जोड़ी अपने विचारों को प्रकट करती है। ऐसे में एनडीए गठबंधन टूट के कगार पर आता हुआ भी नजर आ रहा है, जो मोदी के लिए शुभ संकेत नहीं दे रहा है। एसआईआर जो मुद्दा इस देश में पूरे छाया हुआ है, करोड़ों लोग अपनी नागरिकता यानी कि वोटर मतदाता सूची से गायब होते जा रहे हैं। ये आने वाले वक्त में उन्हें नागरिक मानने से भी यह सरकार इनकार कर देगी। ऐसे में नीतीश हो, नायडू हो या शिंदे हो, अपने अपने राज्यों में जवाब देना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि अब एनडीए गठबंधन जो टूट की कगार पर है, कितना मोदी इसे झेल पाते हैं। लेकिन असली अग्नि परीक्षा तो 28 जनवरी के बाद होगी, जब पार्लियामेंट सेशन शुरू होगा और बजट पेश होगा, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने 1,50,000 करोड़ रुपए की डिमांड और अल्टीमेटम दोनों दे दिया है और 1 फरवरी के बाद फैसला लेने के लिए बाध्य हो जाएंगे चंद्रबाबू नायडू अपने वादों के अनुसार। मोदी सरकार झेल पाएगी और कैसे झेलेगी, और विपक्ष की रणनीति इस सरकार के होश उड़ा रही है। देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि सरकार टिक पाती भी है या नहीं, तो इसी पर नजर बनी रहेगी। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और गुजारिश है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर टीबीटीएफडी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टीबीटीएफडी न्यूज़ 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।